दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश है आज। और जो मुद्दा है वो हम सबको छूने वाला मुद्दा है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हमने की है उसमें लगातार एक तरह से अपने प्यादों को, अपने मोहरों को उतार दिया गया है। गोदी मीडिया में बिठा-बिठा के, लश्कर ए नोएडा के स्टूडियोज में बिठा-बिठा के ये लगातार इसको प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है कि भई राहुल गांधी या विपक्ष के जितने भी लोग इस ट्रेड डील पर सवाल उठा रहे हैं और इस ट्रेड डील से हमारे भारत के किसानों का कितना नुकसान होने जा रहा है, इस पर आशंका जताते हुए बहुत सही सवाल संसद में पूछना भी चाहते थे, लेकिन संसद अब स्थगित है। अब 9 मार्च को शुरू होगी और वैसे भी पूछ रहे हैं। तो इन सब को जवाब खोखला, एकदम खोखला ही सही, लेकिन इनको देना होता है, इनको ऊपर से सूचना होती है, आदेश होता है आका का अपने, तो करना पड़ता है। अमित शाह ने भी ये किया है। गुजरात में, वो गांधीनगर में भी थे और वो बड़ौदा में भी थे। तो उन्होंने भी यहाँ आकर जो है अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाने की कोशिश की है। लेकिन बात ये है कि राहुल गांधी ने, और मेरे ख्याल से सभी जो इंडिया गठबंधन के विपक्ष के जितने भी सब नेता हैं, वो भी इस बात से सहमत है, क्योंकि राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता की हैसियत से नहीं पूछ रहे हैं। तो कुछ 5 सवाल राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी साहब को पूछे हैं, देश के प्रधानमंत्री को पूछा है इस ट्रेड डील को लेकर। और इसमें भी किसान और जो खेत पैदाइश है हमारी, जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, उसको लेकर स्पेसिफिकली सवाल पूछे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि भाई अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका मूलतः जो शौक है, जो उनका जिम्मेदारी भी जो उनकी लगती है, जो दिखाई देती है, वो तो रील बनाना है, कंटेंट क्रिएट करना। स्लो मोशन में यहाँ से उस एंगल से चलते आ रहेंगे, फिर एक दूसरा जो कैमरा है वो दूसरे एंगल से उनको स्लो मोशन में दिखाएगा, फिर तीसरा जो कैमरा होगा शायद वो उनको लोअर एंगल से स्लो मोशन में दिखाएगा, फिर एक ऊपर से दिखाएगा। ये सब स्लो मोशन और रील का और कैमरा के एंगल का खेल चल रहा है। तो थोड़ा 11 साल हो चुके हैं, कम से कम 11 साल के बाद तो अब ये शौक इनका अभी भी पूरा नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतने मतलब बड़े बड़े चतुर व्यक्ति हैं और बड़े विद्वान भी मैं तो मानता हूं मोदी साहब को। तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको आत्मश्लाघा की पराकाष्ठा की भी पराकाष्ठा कहते हैं जो वो कर रहे हैं इस वक्त। खैर, बताया जा रहा है कि रावण भी बहुत विद्वान था, लेकिन फिर भी उसने गलती की। अब ये सब कहा जाता है, तो अब क्या पता ये नियम यहां भी लागू होता हो। लेकिन जो सवाल पूछे हैं उस सवाल मैं आपको आज बताना चाहता हूं। राहुल गांधी ने बड़े वाजिब सवाल पूछे हैं और मैं ये मानता हूं कि इस बात का जवाब राहुल गांधी ने जो पूछे वो नरेंद्र मोदी साहब को देना चाहिए। अगर वो तो नहीं देंगे, अगर मान लीजिए, तो उनके ये जो चेले चपाटे, इनके परिंदे परियां ये जो फड़फड़ा रहे हैं अपने पंखों को, वो जरा वो जवाब दे दे, मोटा भाई ही जवाब दे दे, और कोई नहीं तो कम से कम ये 5 सवाल है वो दिखा रहा हूं मैं आपको, और मैं फिर आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा डिटेल में। और ये सुनने लायक है, इसको समझने लायक है। देश के किसान और जो हमारी कृषि है, एग्रीकल्चर है हमारा, वो इससे जुड़ा हुआ है। मैं इसको जो है वो आपके सामने यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे रखा है और मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगा जरूर इसको, ताकि मैंने अलग से एक विंडो में उसको खोल के रखा है। अगर मेरी बैकग्राउंड में भी जो है कोई भजन या संगीत की आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, तो वो इसलिए क्योंकि बगल में एक बहुत बड़ा मैदान है और वहां पे कुछ जगराता या ऐसा कुछ चल रहा है। ये रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो अगर वो आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप इसको
इस समझ के चले कि अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये ट्वीट करके सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। अब मेरे साथ स्क्रीन पे जो है विंडो है, उसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। राहुल गांधी लिखते हैं, जो आप इस ट्वीट की जो स्क्रीनशॉट है उसमें आप देख सकते हैं, यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जेनेटिकली मॉडिफाइड अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलरीज ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिका के कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? आप समझ रहे हैं? ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल वो पूछते हैं कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया उत्पादन करने वाले किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल, राहुल गांधी लिखते हैं, जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं उस ट्रेड डील के जो उसका जो खाका जारी किया गया, तो उसमें कहीं लिखा है कि एडिशनल प्रोडक्ट्स, तो राहुल गांधी उसका जिक्र करते हैं और ये लिख रहे हैं पूछते हुए कि जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? नाम तो बताइए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट शामिल है उसमें। क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वहां ये स्पष्टता नहीं हो रही है कि जो एडिशनल प्रोडक्ट्स है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होने वाली है। तो यहां इस बात की स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी वो पूछ रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग सब रील बनाने में मस्त हैं, व्यस्त हैं। फिर भी ये सवाल उन तक जोर से फेंकना जो है, जैसे किसी को नींद से जगाने के लिए आप ठंडा पानी जो है उस पर डाल देते हैं या तो कोई और हरकत कर लेते हैं, इस तरह की हरकत करना जरूरी है इस बार। चौथा सवाल राहुल गांधी प्रधानमंत्री से पूछते हैं वो ये है कि नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का मतलब क्या है? क्या भविष्य में भारत पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनसेस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है बहुत ही। ठीक है भाई, आप बताइए नॉन ट्रेड बैरियर्स जो है उसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं? क्या इस बारे में हमको आशंकित होना चाहिए, जो इस सवाल में पूछा गया है? और पांचवा सवाल जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पूछा है वो ये लिखते हैं कि एक बार ये दरवाजा अगर खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? अगर एक बार आपने थोड़ी सी जगह दे दी घुसपैठ की, ये घुसपैठ है एक्चुअली जो हम होने दे रहे हैं। ये हमारे किसानों के हित और उनके लाभ पर हो रही एक तरह की बहुत बड़ा अतिक्रमण है, जिसकी शुरुआत हम देख रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी अगर होगी तो आगे उसको बढ़ता हुआ हम कैसे रोक पाएंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और फसलों को भी मेज पर रख दिया जाएगा? यह है पांचवा सवाल। किसानों को यह सफाई तो मिलनी ही चाहिए। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह भविष्य की बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़
बनाने दे रहे हैं? ये अंतिम सवाल इस ट्वीट में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है। आपने विस्तार से इस सब सवाल को सुना। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर ये जो 6 सवाल है, इस पर आप उस देश के हमारे नागरिक हैं, आप में से बहुत सारे किसान भी होंगे, आप में से अलग अलग व्यवसाय करने वाले, काम धंधा रोजगार करने वाले आप हमारे सभी भाई बहन होंगे। आपको इन सवालों को लेकर आपके मन में क्या सोच है, ये आपको हमको लिख के कमेंट के जरिए जरूर से बताना चाहिए। ये मैं चाहता हूं कि ये इस बात को इन सवालों को फैलाया जाए, इसको स्प्रेड किया जाए, ताकि और लोग इस बारे में सोचें। अगर आप किसान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वही खाते पीते हैं जो किसान कहीं ना कहीं अपने फसल के तौर पे जो है अपने खेत में उगाता है, फिर वो प्रोसेस होते होते आप तक जो है, हम तक वो फिर खाने पीने की चीजें पहुंचती है। तो हम सब के लिए कंसर्न की बात है। और अगर हमारा किसान और कमजोर और मजलूम हो जाएगा तो आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है खेती को लेकर और हम सब की स्थिति को लेकर आप सोचने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आपको भी ये सोचते हुए फिर डर लगेगा। तो ये बातचीत, ये सवाल हो सके उतना लोगों में जागरूकता के तौर पर उसको फैलाने की कोशिश करें, ये मैं आप सबसे गुजारिश जरूर से करूंगा। अब जब ये बात हो जाती है दोस्तों, तब मोटा भाई जो है हमारे, क्योंकि अब वो थे किधर, गुजरात में, तो मोटा भाई जो अब उनकी जिम्मेदारी है, उनको काउंटर तो करना पड़ेगा। तो काउंटर करने के लिए उन्होंने कुछ बातें की। अब मैं छोटा सा इनका एक हिस्सा सुना देता हूं, दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि कितनी और बचकानी बातें ये कर सकते हैं, है ना। ये सुनिए। गुमराह करें कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। अब बताइए, ये वही उनकी पुरानी शेखी मारने की आदत। किसी भी मंच को तय कर लो, अरे कहा वो संसद में बताओ ना, वो पूछ रहे थे आप, तो वहीं बता दो, वही तो जवाब मांगा जा रहा था, तो वहां बता दो, चर्चा उस पर अलग से करो, खुल के बताओ। बाहर ये जो प्रेस वार्ताएं करवा रहे हो अपने चेले चपाटों के बीच में रह के, पीयूष गोयल से या इनसे, ये अश्विनी वैष्णव ने भी कहीं एक दो बार जो है इस बात को कहा, शिवराज सिंह चौहान से करवा रहे हैं, एक आध बार शायद राजनाथ सिंह से भी करवा दी, और अमित शाह तो है ही है। ये लोकसभा में कीजिए, संसद में कीजिए, राज्यसभा में कीजिए, वहां वो मंच है ना। जनता ने चुनकर आप सबको वहां भेजा है, या तो आप चुने हुए प्रतिनिधि माने जाते हैं, वहां बोलिए, सब चीजें रिकॉर्ड पे आएगी। ये क्या डायलॉग बाजी लगा रखी है, कब तक करते रहोगे यार, थका देते हो। मतलब अब तो सही में बोर हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हैं, और मतलब इरिटेट भी हो रहे हैं लोग यार, कि क्या ये मतलब कादर खान की लिखी हुई जो फिल्में और उनके डायलॉग होते थे, अब वो भी जो है आपके सामने तो शर्म से पानी भरने लगे हैं। उस तरह की आप बेहूदगी वाली ये, मतलब क्या रील के लिए जीते हो आप लोग? मतलब रील ही बननी चाहिए, रील कटनी चाहिए और बढ़िया से वो वायरल होनी चाहिए। इसी के लिए क्या सरकारें चल रही है? देश की सरकार इसीलिए चल रही है क्या? समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सही में जो संजीदा लोग हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है इस देश में, ऐसा नहीं है आप जो समझ रहे हैं, वो सब संजीदा और विवेकशील लोग जो हैं, वो सब समझ नहीं पा रहे। ये आपकी जो मानसिकता है, इसको अब लगातार वो हम सब थक रहे हैं। कितनी रील बनाओगे यार ये डायलॉग बाजी करते हुए? जाओ लोकसभा में जवाब दे दो, कौन मना करता है तुमको? लेकिन तुम वहां जाओगे नहीं, और तुम वहां पे जवाब दोगे भी नहीं। जैसे वो मोदी ने कहा था कि 50 दिन दे दो मुझे, फिर चाहे किसी भी चौराहे पे खड़े होकर मुझे फांसी लगा देना। नोटबंदी वाली बात कर रहा हूं। तो सुनने में डायलॉग अच्छा लगता है। अब भैया आप कहाँ हाथ आते हैं आप तक पहुंचना? भाई आप ये सब डायलॉग बाजी करते हैं, आप जब कोई सभा को संबोधित भी करते हैं तो आधा
मतलब 300-400 मीटर का तो वो आपकी सभा के मंच से लोगों तक बीच तक का डिस्टेंस रखा जाता है। इतना बड़ा तो आप सुरक्षा दायरा लेके चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। इतना किससे डरते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोकसभा में जवाब देने आप नहीं आते क्योंकि आपको लगता है कोई कहता है कि बिरला साहब तक ये जानकारी पहुंचती है कि भई इन पर जो है कोई अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसी कैसी सोच है या किस तरह का डर है आपको, जो आप सिर्फ डायलॉग मार के जो है खिसक लेते हैं? आप हो या मोटा भाई हो या छोटा भाई हो या पतला भाई हो या पता नहीं कितने कितने भाई हैं, ये बंद कीजिए, जवाब दीजिए। रील अब बहुत बना लिया आपने, इस पूरे देश को एक जो है वो आपने एंटरटेनमेंट बना के और मजाक बना के रख दिया है। तो ये सब सवाल है जो इस देश के किसान और किसान के साथ-साथ देश के सभी नागरिकों के हित से जुड़े सवाल है और ये सिर्फ ये तो 5-6 अभी सवाल पूछे गए, और भी सवाल हैं। वो सब आपकी ओर जो है वो डाले जा रहे हैं लेकिन आपको सुनना नहीं है। तो सुनिए और ये काम करने के लिए आप वहाँ बैठे हैं, ये थोड़ा लोगों की बात सुनिए, उस पर अमल कीजिए। क्योंकि मैंने एक लाइव किया था, आपने देखा होगा, मैंने ये 15 तारीख को किया था अरुण जी के साथ और उसमें मैंने कहा था कि असली मास्टर जो है इनका, हम लोग अगर ये मान के चलते हैं कि अमेरिका है तो अब मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि इज़राइल असली मास्टर है इनका। ये डरते हैं इन इज़राइल से, इज़राइली धन्ना सेठों से, इज़राइली मोसाद, इज़राइली या इज़राइल के वो लोग जो कि दुनिया भर में बड़े ताकतवर हैं और फैले हुए हैं। जैसे बताया जाता है रॉकफेलर जो फाउंडेशन है वो, रोथस्चाइल्ड, बिल गेट्स, एप्स्टीन तो था ही था और ऐसे अनेक लोग, है ना? तो इज़राइल जो है वो मास्टर है इनका और इसका एक और उदाहरण जो हमारे सामने आया है, मैं आपको वो दिखा दूँ कि एक बड़ी डील जो है वो बताया जा रहा है कि इनकी हो गई है, ठीक है? ये कर दी गई है। रशिया से आमतौर पे हम ज़्यादा वेपन लेते हैं। फ्रांस से राफेल की बात है लेकिन ये एक हैंडल है एक्स पर, चाइना पल्स करके। ये भारत चाइना के बीच के ज्यादातर संबंधों को लेकर या तो जो कुछ घटनाएं घटती है उसको लेकर ज्यादा ये हैंडल पर रिपोर्टिंग होती है। लेकिन ये हैंडल ये लिख रहा है कि जस्ट इन, मतलब अभी भी बात ये उनके पास आई है, ऐसा वो लिख रहे हैं। इंडिया बिट्रेज रशिया। अब खैर वो उनकी अपने शब्द में लिख रहे हैं लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि अब भारत रशिया से नहीं लेकिन इसराइल से बड़ी डील कर रहा है आर्म्स एम्युनिशन को खरीद करने की। ये लिख रहे हैं कि फोर्ब्स इंडिया रिपोर्टेड दैट इजराइल सिक्योर्ड $8.6 बिलियन इन आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडिया इन 2026। 2026 में भारत से $8.6 बिलियन के आर्म कॉन्ट्रैक्ट, हथियारों की खरीद फरोख्त के कॉन्ट्रैक्ट, हमको तो बेचना है, उनको बेचना है, हमको खरीदना है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है 2026 के लिए इजराइल ने अपनी झोली में डाल दी है, मेकिंग इट द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू न्यू दिल्ली आफ्टर फ्रांस। मतलब कि अब फ्रांस के बाद इजराइल जो है वो भारत को हथियार बेचने वाला दूसरे नंबर का देश इस डील की शुरुआत और बिक्री होने के बाद और हमारी खरीदारी होने के बाद, वो शुरू होने के बाद, वो दूसरे नंबर का देश हो जाएगा जो भारत को सबसे ज्यादा मात्रा में हथियार वगैरह बेच रहा है। तो इजराइल जो है, अब आपको ये भी पता है, अपने आप वो भी एक बार दिखाई दिया था कि कैसे रोथशाइल्ड्स की जो कंपनी है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है, उस जिम्मेदारी वाली कॉन्ट्रैक्ट या तो पद कहें, हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने दिया हुआ है। बिल गेट्स का भी एक अलग से काम चल रहा है, एक खबर ये भी है। साथ में दोनों खबर जो है वो एक सज्जन है, उन्होंने इसको एक्स पे ट्वीट किया। ये खबर आपके लिए भी है, आप देख लें इसको कि ये खबर है, देखिए ये भी आपकी काम की है। तो इन्होंने ये जो चीज लिखी है, रामधरण, इसको बता दूं ये कौन है। ये जो रामधरण दास है वो इस्कॉन टेम्पल, आप जानते हैं ना, इस्कॉन जो है संप्रदाय है,
उसके जो पश्चिम बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये वहां के इस्कॉन टेम्पल के प्रवक्ता हैं। वो लिखते हैं कि आई एम वेरी वरीड दैट पीएमओ इंडिया इज आल्सो यूजिंग द टीम न्यू ग्लोबल ऑर्डर, सो द टर्म न्यू ग्लोबल ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैं चिंतित हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी जो है वो न्यू ग्लोबल ऑर्डर या तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज डियर पीएमओ इंडिया, मतलब प्रियमान प्रधानमंत्री कार्यालय, do not offer us the powerful individuals like Bill Gates और the Rothschild family। हमको इनसे, इनके मतलब हमको इनसे ना मिलवाइए, ना इनको हमसे मिलवाइए, मतलब इनको दूर रखें। प्लीज स्टॉप देम फ्रॉम मेडलिंग विथ आवर काउज, मॉस्किटोज एंड हेल्थ। इनको जो है हमारे गाय, हमारे मच्छर और हमारा जो स्वास्थ्य है उनके साथ खेलने से या तो खिलवाड़ करने से इनको रोका जाए। प्लीज डू नॉट साइन एनी एमओयू विथ बिल गेट्स। एमओयू बिल गेट्स के साथ किसी तरह का साइन न किया जाए। लेकिन खबर ये है कि बिल गेट्स साहब जो है वो मुंबई आ रहे हैं एक एमओयू साइन करने के लिए, जिसमें मलेरिया जो उसका इरेडिकेशन है, मलेरिया को दूर करने की या तो खत्म करने की जो एक हमारे यहाँ कोशिश चल रही है, उसका रिव्यू करेंगे और उस पर कुछ एमओयू करेंगे। एक और बाजू में खबर लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि गेट्स फाउंडेशन टू सेटअप 200+ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स फॉर कैटल। अब वो गाय के लिए भी जो है, मतलब पशुओं के लिए भी जो है वो इंसेमिनेशन सेंटर्स जो है वो 200 से ज्यादा देश में खोलने जा रहे हैं, है ना। 30 मिलियन जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज आर रिलीज्ड every week into 11 countries because Bill knows better than nature what could possibly go wrong। कह रहे हैं कि दूसरे जो 11 देश हैं वहां तो हर हफ्ते जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर जो है वो छोड़े जा रहे हैं ऐसे अलग अलग 11 देशों में, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा गया कि शायद बिल कुदरत को कुदरत से ज्यादा जानते हैं और शायद जानते होंगे तो उनको लगता होगा कि वो थोड़ी कुछ गलत काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब हो रहा है। तो हम किसका साधन बने हुए हैं, हम लोग किसका टूल बने हैं, ये सोचना समझना देशवासियों को है। तो जो सवाल 5 या 6 पूछे गए उसके साथ साथ ये सब बातें भी की गई। ये सब बातें आप समझ लीजिए कि एक तरह से ये एक खुराक है हम सबके लिए, खाकर उसको ठीक से पचाकर इसको जो है वो आप सिर्फ अपने तक न रखें और लोगों तक पहुंचाए ये बातचीत को। और ये मंच आप ही का है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने साथियों से भी करवाइए, आप सबसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप सबका दिन अच्छा गुजरे, आप सब स्वस्थ रहें, ये शुभकामना देते हुए इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सबका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।